हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th का फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो उस पर भी क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का के लिए। और चलिए देखते हैं क्या होता है फिज़िकल वर्ल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास आता है कि फिज़िकल वर्ल्ड है जो ये है क्या चीज़। तो ये हमारी क्या है, साइंस है, मीन्स विज्ञान बोलते हैं जिसको हम। तो साइंस जो ये युग है हमारा आधुनिक युग, ये विज्ञान का युग है। ऐसा आपने पढ़ा होगा, जब भी हम ऐसे वगैरह पढ़ते हैं तो ये लाइन तो हर जगह यूज़ करते ही हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कंप्यूटर है, टीवी है, वीसीआर है, वीडियो है, ऑडियो है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, हम जहाज़ के थ्रू ट्रैवल करते हैं, शिप के थ्रू ट्रैवल करते हैं, सुपर फास्ट ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। और हमें ये पता होता है कि अगर किसी को हेल्थ इशू है कोई, तो उसको ये खाना चाहिए, उसको ये खाना चाहिए। तो इन सब के पीछे क्या है, साइंस है। ठीक है, तो मीन्स साइंस एक वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट है, बहुत बड़ा है और पूरा वर्ल्ड ही साइंस के अंदर आता है। तो जो साइंस है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पे, जो साइंस है वो आया कहाँ से, वर्ड किसने कैसे आया? तो ये एक लैटिन वर्ब है और इस ये जो लैटिन में है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो साइंटिया है। और अगर हम इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें साइंटिया का, तो वो है टू नो, मीन्स जानना। तो अब जो इंसान है उसमें इतनी क्यूरियोसिटी है कुछ ना कुछ चीज़ जानने की, तो वो अपने चारों तरफ चीज़ ऑब्ज़र्व करता रहता है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहता है और फिर जाके उनको जब सिस्टमेटिकली अरेंज करता है उस नॉलेज को जो उसको मिली है कि स्टार्टिंग में ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। तो पहले उसने कुछ देखा, ऑब्ज़र्व किया 2-4 बार, फिर उसका एम आ गया कि हाँ मुझे ये काम करना है यहाँ पे। फिर जैसे ही उसका एम तैयार हुआ तो उसको वहाँ पे प्रोसीजर दिखने लग गए कि इस प्रोसेस से करूँ या इस प्रोसेस से करूँ। तो उस प्रोसेस से ऑब्जर्वेशन की, कैलकुलेशन की, और फिर जो उसको नॉलेज ओवरऑल गेन मिला, जो रिजल्ट मिला, वो उसकी क्या थी, साइंस थी। ठीक है, तो अगर हम साइंस को डिफाइन करें तो साइंस है क्या? नॉलेज विच वी गेन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स व्हेन ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली, इट इज़ कॉल्ड साइंस। ठीक है, तो हमारी साइंस है क्या चीज़ है कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंटल व्यू डालते हैं कि अगर हम ऐसा करवाएंगे तो क्या होगा, ऐसा करवाएंगे तो क्या होगा। और ओवरऑल जो स्टडी करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम अरेंज कर लेते हैं, तो वही हमारी साइंस है। ठीक है, तो अब साइंस तो इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट है, इसका एरिया इतना बड़ा है कि हम इसको डिस्कस कैसे करें। अगर हम एग्जाम्पल लें अपनी बुक का, अगर इसके अंदर चैप्टर के अकॉर्डिंग ना डिवीज़न हो तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? एक कंसेप्ट हमने कुछ पढ़ लिया, एक कंसेप्ट कुछ पढ़ लिया, तो ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन तो इसके लिए क्या किया गया कि हमें क्या करने पड़े, उसके चैप्टर डिवाइड करती है कि एक चैप्टर में ये चीज़ इन्वॉल्व होएगी, दूसरे में ये चीज़ इन्वॉल्व होएगी। तो ऐसे ही क्या हुआ, जो साइंस थी वो बहुत बड़ा कंसेप्ट था, तो उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट जो पार्ट था वो हमारा था फिजिकल साइंस और सेकंड था जो वो बायोलॉजिकल साइंस। जो फिजिकल साइंस है उसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग का तो आपको पता ही होगा, हम 5th 6th 7th से भी पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग थिंग्स उनको बोलते हैं जो ग्रोथ करे, ब्रीथिंग करे, सांस ले, चले, घूमे फिरे। ठीक है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो जो डेड हैं, निर्जीव चीज़ें हैं, जिनको जो सांस नहीं लेते। ठीक है, अगर पॉइंट टू पॉइंट उस वे में बोला जाए तो अब यहाँ पे फिजिकल साइंस के अगर एग्जांपल देखें कि फिजिकल साइंस में क्या क्या आता है, तो उसमें फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, जियोलॉजी आती है, जियोग्राफी आती है, एस्ट्रोनॉमी आती है, एस्ट्रोलॉजी आती है, ओशिनियोलॉजी आती है। ठीक है, मीन्स ये क्या है, फिजिकल साइंस की आगे ब्रांच है। ठीक है, अगर ये साइंस की आगे ब्रांच है तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहले है फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? फिजिक्स में हम जैसे
फिजिक्स भी वैसे आगे कई ब्रांच में डिवाइड है, लेकिन अगर ओवरऑल कंसेप्ट व्यू में देखा जाए तो हम इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मोशन स्टडी करते हैं, उसकी वेलोसिटी, स्पीड कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वर्क, एनर्जी, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। और अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस, केमिकल्स की उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी रिएक्शंस होगी, और साथ में पीरियोडिक टेबल डिस्कस करते हैं कि कितने एटम है, कब कैसे डिस्कवर हुआ और मेंडलीव ने क्या थ्योरी दी थी। ये चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जियोलॉजी में हम पढ़ते हैं जो हमारी धरती है, धरती के ऊपर जो मटेरियल प्रेजेंट है, जैसे मिट्टी है, ये मिट्टी का पीएच वैल्यू कितनी है, ये वाली चीज़ें स्टडी करते हैं। और कि कौन सी मिट्टी कैसी रहेगी कि कौन सी फसल के लिए, ये चीज़ें जियोलॉजी में आती है। जियोग्राफी में कि कौन सा देश किस लोकेशन पे सिचुएट है, कितने एंगल पे है, मेरिडियन टाइम क्या है वहाँ का, तो ये सारी चीज़ें क्या है जियोग्राफी में आती हैं। अब बात आती है एस्ट्रोनॉमी की। एस्ट्रोनॉमी धरती से ऊपर जो हमारा एनवायरनमेंट है, स्पेस है, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं हम, चांद, तारे, सूरज, ठीक है। तो इनकी जब स्टडी करते हैं तो वो हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं उसको। और एस्ट्रोलॉजी तो आपने सुना ही होगा भविष्यवाणी वगैरह के लिए, तो इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न होता है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि जब हम भविष्यवाणी वगैरह करवाते हैं तो वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है, उसकी भी एक इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि साइंस है तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। ओशिनोलॉजी, अब इसमें हम समुद्र के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, क्यों वो सोल्टी होता है, और उसमें शिप कैसे तैरता है, और जो हमारा प्रेशर होता है वहाँ पे वो कैसे मेंटेन करते हैं हम, रेडार कैसे इंट्रोड्यूस हुई, कैसे हम यूटिलाइज़ करते हैं, तो ये सारी स्टडी हमारी ओशिनोलॉजी में आती है। अब हमारे पास सेकंड ब्रांच है जो साइंस की, वो है बायोलॉजिकल साइंस। तो उसके अंदर हम लिविंग थिंग्स तो डिस्कस करते ही हैं, पर उसकी भी कुछ ब्रांच हैं आगे, तो वो क्या होंगी, बोटनी होती है जिसके अंदर हम पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं। जूलॉजी जिसके अंदर हम जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। ऑर्निथोलॉजी इसके अंदर हम बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी इसके अंदर हम ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी हमारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, हमारी आँख कैसे बनी, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट थे, हम सांस कैसे लेते हैं, खाना कैसे खाते हैं, ये सारे एंथ्रोपोलॉजी में आती है। आगे है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम जो खेती बाड़ी से संबंधित कृषि अध्ययन होता है जो, वो उससे रिलेटेड फोरेंसिक साइंस, ये तो आपको पता ही होगा, जब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कोई चोरी वगैरह हो जाए, तो हम फिंगरप्रिंट्स या फिर इस इंसान कैसे हुआ उसका एक्सीडेंट, तो मतलब सबूतों को खोजने लग जाते हैं। जैसे आपने CID देखी होगी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फोरेंसिक साइंस का, तो वो, ठीक है। तो ये है हमारी ब्रांच जो साइंस की है, और साइंस से आगे फिर फिजिकल साइंस और बायोलॉजी की है। तो अब जो ये फिजिक्स है, ये एक छोटा सा पार्ट है अगर देखा जाए तो साइंस का, वो भी फिजिकल साइंस की ब्रांच में आता है। तो अब ये सारा खेल है जो इसके ऊपर खेला जा रहा है, फिजिक्स के ऊपर। हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में यहाँ पे, ठीक है। तो अब साइंस की भी जो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी। तो जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन थे, बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट अकेला सिर्फ जो हमारे लॉज होते हैं उनका कलेक्शन नहीं है, कि ये नहीं है कि उनको कलेक्ट करके रख दिया। ये क्या है, ह्यूमन माइंड की एक क्रिएटिविटी है कि उसके माइंड में आइडियाज़ आते हैं, वो कंसेप्ट तैयार करता है और उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। और फिर उसने कहा कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ दुनिया में कि जो एग्जिस्ट कर रही हो लेकिन उसके पीछे कोई भी लॉ अप्लाई ना होता हो, ठीक है। तो मीन्स हर लॉजिक के पीछे एक लॉजिक है अगर बोला जाए। तो उन्होंने कुछ वर्ड्स बोले थे, वो ये थे, द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड इज़ दैट इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल है ये, कि अगर हम बोलें कि ये इजी है तो ये कॉम्प्लेक्स भी है, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो ये इजी भी है। मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही हैं। अगर हम चाहें तो डिस्कस उसको टुकड़ों में कर लें, या फिर टुकड़ों में करके कंबाइन कर लें, या फिर पहले कंबाइन करके स्टडी करके फिर आगे टुकड़े डिवाइड कर लें, ठीक है। वे अलग है लेकिन ओवरऑल रिजल्ट सेम रहेगा। अब आगे है यहाँ पे जो ब्रूस लिंडसे था, उसने बोला था कि साइंस इज़ मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग, क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि ह्यूमन का एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना,
कि उसकी मान लो किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया, उसको वो कैसे क्रिएटिविटी में रिप्रेजेंट करेगा, कैसे डिस्क्राइब करेगा और कैसे उसको समझेगा। मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू भी तो सबके अलग अलग होते हैं, कोई किसी बात को कैसे लेता है तो कोई किसी बात को कैसे लेता है। तो ये बोला था ब्रूस लिंडसे ने। अब उसके बाद था नील्स बोर ने बोला कि जो टास्क ऑफ साइंस इज़ बोथ टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड टू रिड्यूस इट टू ऑर्डर। कि जो टास्क हैं उसमें क्या है, जो साइंस के टास्क है ना उसके अंदर एक रेंज है, हमारे पास बहुत सारा काम, हमारे एक्सपीरियंस है ना बहुत सारे हो जाते हैं, आवर एक्सपीरियंस की रेंज है, लेकिन उनको क्या करना पड़ता है, ऑर्डर में रिड्यूस करना पड़ता है, उनको अरेंज करना पड़ता है। ठीक है। और जो हमारे गेराल्ड होल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि साइंस इज़ एवर अनफिनिश्ड क्वेस्ट टू डिस्कवर ऑल फैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स एंड लॉ बाय विच द वर्ल्ड रन। कि जिन लॉज के बीच में ये यूनिवर्स, ये संसार चल रहा है, ये जो साइंस है ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, ये एक क्वेरीज है, मतलब बार बार मन में आती रहेंगी और रिलेशनशिप क्रिएट होते रहेंगे थिंग्स के बीच में भी और लॉज के बीच में भी, जो प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत हो जाते हैं, बन जाते हैं उनके बीच में। ठीक है। तो ये ऐसे ही बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी डेफिनेशन दी थी साइंस की। एक हमारे जो हिजनबर्ग थे, उन्होंने दिया था कि जो हमारी साइंस है और जो हमारी आर्ट है उसमें कुछ खास ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आर नॉट वेरी डिफरेंट। जो साइंस है और जो आर्ट है वो ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज की का जो वे है अलग अलग। मीन्स कोई इंसान उसको कैसे शो कर रहा है, कोई चीज़ को किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है, तो ये क्या है, एक वे है सिर्फ लेने का। अदरवाइज साइंस में और आर्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स है क्या चीज़? तो जो फिजिक्स है ये एक ग्रीक वर्ड था फ्यूजिस, उससे आया था, और इसके अंदर इसका जो मीनिंग है वो इंग्लिश में अगर देखा जाए तो वो नेचर है। तो इसको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था एरिस्टोटल, जिसको अरस्तु बोलते हैं हम, उसने किया था, और वो 350 ईसा पूर्व किया था। तो जो ये अगर इसको डिफ़ाइन करना हो कि फ़िज़िक्स क्या है तो क्या कहेंगे, तो फिज़िक्स के वर्ड की मीनिंग क्या थी, नेचर। तो नेचर और नेचर के फिनोमिनाज हैं, जो सिद्धांत हैं, उनकी स्टडी को ही हम फिजिक्स कहते हैं। अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। कि क्या हो, जिस साइंस के अंदर पूरा का पूरा जो समर्पण हो पूरी तरह किसकी तरफ हो, जो हमारी प्रकृति है और प्रकृति से रिलेटेड जो सिद्धांत, जो फिनोमिना, जो तरीके, जो मेथड हैं उनकी तरफ है, तो उसको बोलते हैं हम फिजिक्स। ठीक है। तो जो नेचर है वो बहुत कलरफुल है और डाइवर्स है। जो हमारा नेचर है बहुत रंगीन है और डाइवर्स है, वो तो हम देखते ही हैं कि लाखों कलर हैं, जो एक कलर को एक कलर में मिला के पता नहीं कैसा कलर बन जाता है, हमें भी कई बार समझ नहीं आता कि कलर क्या है ये। ठीक है। तो ये अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो फिजिक्स, हम फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं। इसके अंदर फिनोमिना वर्ड है जो, इसमें क्या चीज़ें आती हैं, तो जैसे फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, हमारे दिन रात कैसे बनते हैं, सीज़न, जैसे अब मॉनसून चल रहा है, गर्मी है, सर्दी है, तो ये कैसे आते हैं, हवा कैसे आती है, रेत कैसे होता है, पानी में क्या चीज़ होता है, प्लैनेट कैसे बनते हैं, कैसे रिवॉल्व करते हैं एक दूसरे के, रेनबो कैसे बनता है, एनर्जी कैसे आती है सन से। तो इन सब का जो आंसर है वो हमें फिजिक्स में मिल जाता है। ठीक है। तो अब जो हमारी फिजिक्स है, अब अगर हमने देखा था कि साइंस हमारी फिजिकल साइंस और बायोलॉजी में थी, फिजिकल साइंस में फिर आगे फिजिक्स थी, और अब फिजिक्स भी आगे हमारी कई पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसको हम एज ए चैप्टर स्टडी करते हैं। तो अब इसके जो हमारी फिजिक्स है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। एक है क्लासिफिकेशन, क्लासिकल फिजिक्स, और सेकंड है मॉडर्न फिजिक्स। जो क्लासिकल फिजिक्स थी वो 1900 साल था उससे पहले पहले की थी। ठीक है। 1900 से पहले पहले जो भी फिजिक्स से रिलेटेड जो भी डिस्कवरी हुई, जो भी हमने स्टडी किया, जो भी फिनोमिना तैयार हुए, जो भी लॉज आए, वो सारे हमारे क्लासिकल फिजिक्स के अंडर थे। और जो मॉडर्न फिजिक्स थी उसमें बियॉन्ड 1900, मतलब 1900 के बाद जो हमने अब नई नई डिस्कवरी की, वो सारे हमारे मॉडर्न फिजिक्स में आए। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके जो पार्ट्स हैं वो है मैकेनिक्स में हम डील करते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनकी स्पीड को, थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट लो स्पीड,
जब वो कम स्पीड पे चल रहे होते हैं तब उनकी जो स्टडी करते हैं उसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं। सेकंड है हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स, विच डील विद हीट, टेम्परेचर एंड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। जो थर्मोडाइनमिक्स होती है इसके अंदर हम थर्मो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे थर्मोमीटर होता है उसमें क्या टेम्परेचर ही मापते हैं, ठीक है। तो थर्मोडाइनमिक्स मीन्स कि हीट टेम्परेचर से रिलेटेड है कुछ। तो डायनामिक्स होती है स्टडी ऑफ मोशन ही होती है, वो भी बिहेवियर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम हीट, टेम्परेचर और बिहेवियर है जो सिस्टम का, उसके बारे में स्टडी करते हैं, पार्टिकल्स का, एटम का और मोलिक्यूल्स का, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है जो हमारा थर्ड पार्ट है क्लासिकल का, इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हम इसके अंदर स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, करंट, वोल्टेज, ट्रांजिस्टर, डायोड, ये चीज़ें, और साथ में ही मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस स्टडी करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट भी हम इसी के अंदर डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर है हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स, अब ये तो पता लग गया कि 1900 के बाद की जो नई नई खोज आई हुई, जो नए नए लॉज बने, वो हमारे मॉडर्न फिजिक्स में काउंट होते हैं। तो थे क्या वो, तो उसके दो थ्योरीज थी वो, एक रिलेटिविटी कि एक कंसेप्ट को हम दूसरे कंसेप्ट से रिलेट करके कैसे कंपेयर करेंगे, और ये जो थ्योरी थी हमारी इनवेरिएंस थी नेचर में, ठीक है। मीन्स इसको रिप्लेस करने वाला कोई भी अभी तक इंसान पैदा नहीं हुआ, ठीक है। और सेकंड है जो इसकी ब्रांच या फिर सेकंड थ्योरी है जो, वो क्वांटम मैकेनिक्स है, विच डील विद द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जो क्लासिकल फिजिक्स होती है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को डिस्कस करती है। मीन्स उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि हमारे जो प्लैनेट हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, मतलब बड़े बड़े पार्ट चीज़ों को डिस्कस करते हैं मेनली। लेकिन जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंदर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी डिस्कस करते हैं, उनके बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, इसलिए उसको क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास है साइंटिफिक थ्योरी। जो साइंटिफिक थ्योरी है ये क्या बोलती हैं, साइंटिफिक थ्योरी मीन्स कि ओवरऑल ये बोल लो कि कोई भी जब लॉ बनता है, फिनोमिना बनता है, कोई भी प्रिंसिपल जब बन के तैयार होता है तो उसके पीछे क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या कहानी होती है उसके पीछे। तो क्या होता है, जो फिजिक्स है हमारी वो क्या है, ओपन माइंडेड है, अप्रोच को फॉलो करती है। मीन्स ये नहीं है कि किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू को गलत ठहरा दे, तो कोशिश करती है कि हाँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के देखा जाए कि आप तब वो सही बोल रहा हो, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर जब जैसे मान लो कोई ओल्ड थ्योरी तैयार कर दी किसी ने, मे बी वो गलत हो, ठीक हो, पर वो मानी जाएगी स्टार्टिंग में जब तक और स्टडी नहीं होती। तो जैसे ही मान लो कि एक बंदे ने सिस्टमेटिकली कुछ नंबर्स, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की, जैसे हम क्या करते हैं जब हम लैब में काम कर रहे होते हैं तो हम एक रीडिंग लेके नहीं छोड़ते कोई भी काम, उसमें हम बहुत सारी रीडिंग लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि कहीं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, कि कहीं हम एक के अकॉर्डिंग ही कुछ डिसीजन ले लें और लेकिन वो गलत हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी रीडिंग लेते हैं और फिर उनका एवरेज निकालते हैं टोटल, ठीक है। तो वो ऑब्जर्वेशन आएगी, उसके पीछे कुछ लॉजिकल बिहेवियर होगा, फिर उस लॉजिकल बिहेवियर को सिस्टमाइज़ किया जाएगा, फिर उसको कोई जो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन जो पहले सोच रखी थी वो देखा जाएगा कि हाँ ये इसको वेरीफाई कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही होगी तो वो थ्योरी घोषित हो जाएगी, लॉ बन जाएगा उसका। लेकिन अगर मान लो बन गया, लॉ बना दिया, उसके बाद कोई और साइंटिस्ट आया, उसने उसके बारे में और स्टडी किया, तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था मान लो उससे तो कुछ मतलब जो उसने ऑब्जर्व किया वो उस थ्योरी से बिल्कुल भी सेटिस्फाई ना हुआ, तो क्या होगा, उसमें कुछ थ्योरी में मॉडिफिकेशन कर देंगे। अगर मॉडिफिकेशन से भी काम नहीं चला तो फिर उसकी जगह नई थ्योरी आ जाएगी, वो होगी न्यू थ्योरी हमारी, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहली भी पढ़ना बंद कर देंगे, वो भी हम पढ़ते ही हैं, ठीक है। अब जैसे जो क्लासिकल फिजिक्स है वो हर जगह तो अप्लाई होती नहीं, लेकिन फिर भी हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, उस ऐसी बात नहीं है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है हमारी लाइफ में। तो जैसे अब कुछ थ्योरीज़ हैं जो टाइम टू टाइम रिप्लेस हुई हैं। जैसे सबसे पहले बोला था कि जो हमारी धरती है वो फ्लैट होती है, लेकिन बाद में पता चला कि वो फ्लैट नहीं है, वो राउंड शेप में है, स्फेरिकल में है, स्फेरिकल भी नहीं है, एलिप्टिकल है, ठीक है। तो वो कैसे पता लगा, वो पता लगा था हमें जब जो शिप्स हैं, जो जहाज हैं समुद्र में, वो जा रहे होते हैं, वो डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो फिर उन्होंने वहाँ से एस्टिमेट लगाया था कि हमारी धरती क्या है, गोल, फ्लैट नहीं है, वो गोल है, ठीक है।
और जियोसेंट्रिक थ्योरी आई थी, जिसमें क्या बोला गया था कि धरती हमारा सेंटर है और जो बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। लेकिन बाद में वो भी प्रूफ हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, सन हमारा स्टेशनरी है, एक जगह पे है, और जो और प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। तो इस थ्योरी को हीलियोसेंट्रिक थ्योरी बोला गया। फिर उसके बाद जैसे एक थी कॉर्पुस्कुलर थ्योरी जो न्यूटन ने दी थी, किन के बारे में, जब जैसे लाइट का जो नेचर था, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, दोनों नेचर होते हैं वैसे तो, लेकिन स्टार्टिंग में पता नहीं था। वो पार्टिकल को अलग स्टडी कर रहे थे और लाइट को अलग स्टडी कर रहे थे। तो जब जैसे लाइट की के केस में जब स्टडी कर रहे थे तो उसका नेचर अलग था, तो उसके अंदर एक चीज़ वो आया, एनर्जी ऑफ पैकेट थे, जिनको अब क्वांटा कहा जाता है। तो फोटॉन्स भी होते हैं वो, तो उनके बारे में अच्छे से कोई डिस्क्राइब नहीं कर पाया था। तो फिर जो न्यूटन ने उसकी थ्योरी दी थी उसने बोल दिया था उनको कॉर्पुस्कुलर्स, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम टू टाइम उसके ऊपर स्टडी होती गई तो फिर हाइगन्स आए, हाइगन ने वेव थ्योरी दी और उन्होंने जो न्यूटन की जो लाइट की थ्योरी थी उसको रिप्लेस कर दिया। फिर प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई, फिर उसने रिप्लेस किया और भी उससे बेटर स्टडी किया उसने। फिर फाइनली क्या हुआ कि जो हमारे डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिर फाइनली डिसीजन मीन्स एक थ्योरी बनाई जिसके अंदर क्या था, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट दिखाया गया कि लाइट हमारी पार्टिकल्स के की फॉर्म में भी है और वेव के फॉर्म में भी है, ठीक है। मीन्स कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो हम जब क्या करते हैं लाइट को एज ए पार्टिकल नेचर लेके चलते हैं तब ओबे होते हैं। कुछ फिनोमिना ऐसे हैं अगर हम लाइट को वेव नेचर लेके चलते हैं तब ओबे होते हैं, ठीक है। तो वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये था हमारा जो हमारी साइंटिफिक थ्योरी थी जो फिजिक्स के पीछे। तो अब इसके बाद है हमारे पास स्कोप और एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो स्कोप में हमारे पास क्या है कि जो हमारी जो स्कोप है, स्कोप मीन्स होता है एरिया, मीन्स हमारी फिजिक्स का एरिया कितना बड़ा है, वो तो बहुत वाइड है। वो कैसे पता लगा कि बहुत वाइड है, वो पता लगा कि जब हम कोई चीज़ फिजिक्स में स्टडी कर रहे होते हैं ना, वो 10⁻⁻14 मीटर कितना छोटा होगा। अगर हम 10⁻⁻2 की भी बात करें तो वो कितना होगा 1/100, और 1/100 को 0.01 मीटर। तो 1 मीटर का बिल्कुल 1 मीटर में अगर हम हाफ करें तो 50 सेंटीमीटर बनता है, लेकिन ये तो उसका भी बहुत कम है, ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ जो किसका साइज़ है, ये 10⁻14 जो मीटर है, ये साइज़ होता है न्यूक्लियस का। मतलब ये छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, जैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स ही सबसे बड़ी चीज़ अभी तक के टाइम पे, तो ठीक है। तो छोटी से छोटी तो क्या होगी 10⁻⁻14 मीटर के साइज़ की होगी हमारे पास, जैसे न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास जैसे यूनिवर्स हो गया जो 10⁻25 मीटर 10⁻25 मीटर साइज़ का है। और ऐसे ही ये तो सिर्फ डिस्टेंस के केस में है, ऐसे ही मास के केस में भी है हमारे पास। मास में भी क्या है, सबसे छोटा मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, 10⁻⁻30 किलोग्राम। और ये तो इलेक्ट्रॉन का मास है कि मतलब रेंज है ये। और ऐसे ही जो यूनिवर्स का मास है वो 10⁻55 है किलोग्राम है, ठीक है। फिर हमारी आती है टाइम के फॉर्म में भी हम देख सकते हैं। जो टाइम होता है, जो टाइम इंटरवल है कोई दो इवेंट्स के बीच का, वो 10⁻⁻22 सेकेंड भी है और 10⁻18 सेकेंड भी है। मीन्स अगर एक काम हमारा 5 मिनट में हो रहा है, कोई 10 मिनट में हो रहा है, कोई कितने में हो रहा है, लेकिन एक काम हमारा 10⁻22 सेकेंड में भी हो सकता है और एक काम हमारा 10⁻18 सेकेंड में भी हो सकता है। ये जो 18 सेकेंड में हो रहा है ये तो है लाइफ ऑफ सन, लाइफ टाइम ऑफ सन, मीन्स ये इतने सेकंड जीवित रहता है हमारा सन, ठीक है। और जो टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस द न्यूक्लियर डिस्टेंस, जो न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है उसको क्रॉस करने में ओनली 10⁻⁻22 सेकंड का टाइम लेती है। तो सबसे कम टाइम भी इसमें स्टडी करते हैं और सबसे ज़्यादा भी, और बीच वाले तो सारे इसके अंदर आते ही हैं। तो यहीं से हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारा फिजिक्स का एरिया कितना वाइड है और क्या कुछ है उसके अंदर स्टडी करने के लिए। तो इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहली बात है कि इंटरेस्ट होना चाहिए इंसान में, कि अगर फिजिक्स को समझना है तो उसके अंदर समा जाओ। जो भी हमारे माइंड में क्वेश्चन आए उसका तुरंत
आंसर सर्च करो। अगर आपको नहीं मिलता तो आप मेरे पास मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हमें इस चीज़ का आंसर चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स को जी जान से करिए।